हेलो दोस्तों, क्या आप बिलियनियर बनना चाहते हैं? कैसा रहे अगर आप एक दिन में $3 बिलियन कमाएं? अगर आपकी कमाई $8 बिलियन हो जाए तो क्या आपको खुशी होगी? इस बुक से आप सीखोगे कि अमीर कैसे बना जाए और अपनी वेल्थ को कैसे बरकरार रखा जाए। ये बुक आपको पैसे की सच्ची वैल्यू करना सिखाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। इंट्रोडक्शन। आप इनमें से क्या चूज करना चाहोगे? एक खूबसूरत बंगला या $3 बिलियन? फ्रीडम या अच्छी रिपुटेशन? क्या आपको लगता है कि अपने लाइफ में काफ़ी पैसा कमा लिया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि $84.5 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये किताब आपको अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। लेसन 1, द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। आर्थर मॉर्गन हॉसल जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पैसा कमाने के लिए वैलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजल्स का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफ़ी तेज दिमाग वाला था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए एक कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग मिलेनियर ने कई सारी टेक कंपनी स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफ़ी सक्सेसफुल था, लेकिन पैसे के मामले में थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उससे बात करता था उसे वो ये पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और उसे कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले दुकान वाले ने $1000 सोने के सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन ने उस गोल्ड कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो गोल्ड कॉइन्स समुद्र में फेंक दिए। उसने अपने दोस्तों को बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन्स समुद्र में ऐसे फेंक दिए जैसे कोई तालाब में पत्थर फेंकता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वो यंग मिलेनियर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उसे कहा कि लैंप की कीमत $500 यानी $500 है। तो उस आदमी ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने अपने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पे दे मारा और बोला, ये रहे 5000 यानी $5000। अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी सच है कि नहीं। शायद आप सोच रहे होंगे कि उस यंग मिलेनियर का क्या हुआ होगा। जी हाँ, ये स्टोरी एकदम सच है। इस किताब में आप कुछ ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी के लास्ट में यंग मिलेनियर का दिवाला निकल गया। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ कमाया था सब कुछ उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके सारे दोस्त यार उसे छोड़कर चले गए। तो देखा आपने, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो पर अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते। चलिए एक कहानी और सुनते हैं। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर यानी दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और पला बढ़ा था। वो अपने परिवार का पहला ऐसा लड़का था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। और उससे भी मजेदार बात यह है कि वो रोज लोगों से लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 सालों तक फ्लोर की सफाई का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने एक 2 बेडरूम का घर खरीदा। उसने वो घर $12,000 यानी 12,000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उस घर में गुजारी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ तो उसकी वाइफ चल बसी। उसके पड़ोसी का कहना था रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात है। वो 92 साल का था यानी 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। अगर आप इसकी विकिपीडिया रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करेंगे
तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो एक चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और मिलीनियर था। लेकिन ये कैसे हुआ? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसा बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात है। वो एक एक पैसा सेव करता था, यहाँ तक कि उसने कभी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला। उसने अपनी सेविंग्स को सालों साल कंपाउंड किया और उसकी मौत तक उसके पास $8 मिलियन यानी 80 लाख डॉलर रकम जमा हो चुकी थी। क्या आप कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और स्टोरी सुननी चाहिए। अब जरा एक नज़र डालते हैं उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बहुत हटकर था। रिचर्ड म्यूस्कान मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था और वो 40 की उम्र में रिटायर हो चुका था। एक बिजनेस मैगजीन की 40 अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल लिस्ट में उसका भी नाम शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला था, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 2 लिफ्ट, 7 गैराज और 11 बाथरूम थे। इस बंगले की मेंटेनेंस का खर्चा $90,000 था और इसकी मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफ़ी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया। उसी साल उसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया। अब दोनों यंग मिलेनियर्स रोनाल्ड रीड और रिचर्ड की कहानी से हमने क्या सीखा? फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है, बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान सर्जन, आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसे मामूली आदमी भी काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट्स कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहां आपकी नॉलेज से ज़्यादा आप कैसे बिहेव करेंगे ये ज़्यादा मायने रखता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहां से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग बड़ा बना देगा। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने और ध्यान देने की ज़रूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है, पर हर कोई हम्बल नहीं होता। लेसन 2, नेवर इनफ। वैनगार्ड के फाउंडर जॉन सी बोगल ने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी। एक बिलियनियर के घर पे पार्टी हो रही थी। एक कोने में कर्ट वेंगटी और जोसेफ हेलर बैठे थे। दोनों अपने होस्ट की इनकम की बात कर रहे थे, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था। कर्ट ने कमेंट किया कि उस आदमी की एक दिन की कमाई भी जोसेफ के नॉवेल कैच 22 की पूरे साल की बिक्री से भी ज़्यादा है। इस पर जोसेफ ने कमाल का जवाब दिया। उसने कहा कि उसके पास वो है जो हेज फंड मैनेजर के पास कभी नहीं होगा, और वो है इनफ। अभी आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप बोल सकते हैं कि आपके पास इनफ मनी है? चलिए इन दो लोगों की स्टोरी से जानते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता का गरीब लड़का था। वो एक अनाथ था, लेकिन 45 की उम्र में वो एक CEO बन गया था। रजत दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म में से एक मैकिन्सी के CEO थे। साल 2007 में जब वो अपनी कंपनी से रिटायर हुए तो उसके पास उन्हें यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली। रजत 5 अलग अलग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर उन्होंने सबसे अमीर बिजनेसमैन बनकर दिखाया। 2008 में रजत गुप्ता की वर्थ $100 मिलियन हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैसे से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। वो एक सेटा मिलीनियर बन चुके थे, तो अब उन्हें एक बिलियनियर बनना था। वो उस सर्कल में आना चाहते थे। फिर रजत गोल्डमैन सैक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। उन्होंने बिलियनियर बनने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। 2008 में गोल्डमैन सैक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में थी। वॉरेन बफेट ने कंपनी को बचाने के लिए उसमें $5 बिलियन का इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। एक बोर्ड मेंबर होने के नाते रजत गुप्ता को ये बात पब्लिक से पहले पता चल गई। वॉरेन की फंडिंग से बेशक कंपनी के स्टॉक ऊपर जाने के चांस थे। बोर्ड मीटिंग कॉल के 16 सेकंड बाद रजत ने एक हेज फंड मैनेजर राज राजा रत्नम को कॉल किया। ये कॉल कभी
रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पर राज ने तुरंत ही गोल्डमैन के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कई घंटों बाद वॉरेन की डील की खबर पब्लिक तक पहुंची। गोल्डमैन के स्टॉक एकदम से ऊपर चढ़ गए। राज ने कुछ ही घंटों में $1 मिलियन कमा लिए और प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रजत ने टोटल $17 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस माना जाता है। रजत गुप्ता ने अपनी सारी दौलत के साथ हाथ धो लिया और उन्हें जेल जाना पड़ा और साथ ही उन्होंने अपनी रेपुटेशन भी गंवाई। रजत के पास पहले ही $100 मिलियन थे, तो उन्हें 1 बिलियन और चाहिए थे। उसके पास पहले से ही धन दौलत, फेम, पावर और फ्रीडम थी, लेकिन लालच में आकर उन्होंने सब कुछ गंवा दिया क्योंकि रजत गुप्ता के पास इनफ का सेंस नहीं था। हम इस स्टोरी से 3 चीजें सीख सकते हैं। लेसन 1, सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल और ज़्यादा दौलत जमा करने से खुद को रोकना। ज़्यादा पावर, ज़्यादा फेम और ज़्यादा पैसे का लालच सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा एम्बिशन को बढ़ावा देता है। इस पॉइंट पर आप आकर आगे नहीं बढ़ते तो आपको लगता है जैसे आप पीछे जा रहे हो और फिर आगे बढ़ने के लिए आप बड़े से बड़ा रिस्क लेते हैं। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीज़ों में बहुत अच्छा है। दौलत के साथ साथ आप लालची भी होते जाते हैं। इंसान अपनी हद भूल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कहाँ पर रुकना है। लेसन 2, सोशल कंपैरिजन यानी दूसरों से तुलना एक प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो एक फुटबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है। उसके पास पहले से ही काफ़ी पैसा है, पर हम अगर उसकी तुलना माइक ट्राउट से करें तो जिसका $430 मिलियन साल के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये रूकी प्लेयर उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। अब मान लो हेज फंड मैनेजर जो कि 36 मिलियन कमाता है, पर 2018 में टॉप 10 हाईएस्ट पेज हेड फंड मैनेजर कम से कम $340 मिलियन साल के कमाते थे, तो हमें ये $36 मिलियन उसके सामने बहुत कम लगेंगे। लेकिन अगर टॉप 10 हेज फंड मैनेजर जो साल के 340 मिलियन कमा रहे हैं, तो अपनी तुलना अगर टॉप 5 से करें तो टॉप 5 हेज फंड मैनेजर $770 मिलियन कमाते हैं। और अगर टॉप 5 खुद की तुलना वॉरेन बुफेट से करें तो जो कि 2018 में उनके पास $3.5 बिलियन ज़्यादा अमीर हैं। और अगर वॉरेन बुफेट जेफ बेजोस के लेवल पर आना चाहे तो जिसकी नेट वर्थ 2018 में $24 बिलियन थी, तो देखा आपने सोशल कंपैरिजन की दीवार बहुत ऊंची है, कोई भी इसे छू नहीं सकता। अगर आप इस खेल में शामिल हो जाओ कि मैं अपने दोस्तों जितना अमीर होना चाहता हूं, तो आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि जीतने और पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। कोई पॉइंट नहीं जहां आपको इनफ लगे, आप सेटिस्फाइड फील करो। जीतने का एक ही तरीका है कि लड़ो ही मत। मान लो कि आपके पास काफ़ी है, चाहे आपके आसपास के लोग और कुछ पाने की चाहत में पागल हुए जा रहे हो। लॉस वेगस के एक डीलर ने एक बार कहा था, कसिनो में जीतने का एक ही तरीका है, घुसते ही बाहर निकल जाओ। सोचो आप एक एग्जीक्यूटिव विलेज की पार्टी में हैं, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सबसे अमीर है, किसके पास सबसे बड़ा घर है और कौन सबसे ज़्यादा फेमस है और किसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि विनर कोई नहीं होगा, जीतेगा वही जो अपने आप से सेटिस्फाइड है, जो एक छोटे से घर में प्यार करने वाली फैमिली के साथ एक हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। लेसन नंबर 3, कुछ चीजें पैसे, फेम और पावर से भी बढ़कर होती है, चाहे आपके पास ये सब कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। ये बातें रजत गुप्ता ने जेल से छूटने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के अपने इंटरव्यू में कहा था। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस घटना से क्या सीखा, तो वो बोले, किसी भी चीज से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, चाहे वो आपकी रिपुटेशन हो या आपकी अचीवमेंट हो, ये चीजें कोई मैटर नहीं करता। इस हादसे ने मेरी पूरी रिपुटेशन बर्बाद करके रख दी है, लेकिन मैंने अब सीख लिया है
कि मुझे इससे भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। रजत गुप्ता खुद को बचाना चाहते थे। वो अपने किए की सफाई दे रहे थे। वो खुद को भी तसल्ली दे रहे थे कि उनकी रेपुटेशन उनके लिए अब और मायने नहीं रखती। लेकिन उनका कहना गलत था। रेपुटेशन बेशकीमती है, फ्रीडम बेशकीमती है, परिवार और दोस्त बेशकीमती है, लोगों को प्यार करना और बदले में उनका प्यार भी पाना बेशकीमती है, खुशियाँ बेशकीमती है। लेकिन ये सब पाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी हद समझें। आपको याद रहे कि कब रिस्क लेने हैं और कब इनफ का मतलब इनफ है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, कंपाउंडिंग। एक फील्ड से सीखी हुई बातें हमें दूसरे फील्ड में काम आती है। क्या आपको पता है बहुत पहले आइस एज क्यों आया था? ये कुछ उस तरह से है जैसे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग आपके पैसे पर ग्रो करती है। 19वीं सेंचुरी में जमकर साइंटिस्ट इस बात पर एग्री हुए थे कि धरती में कभी आइस एज आया था। इसका सबूत इतने करीब था कि आसानी से नज़रअंदाज कर लिया जाता था। धरती में सिर्फ एक ही आइस एज नहीं आया था, बल्कि हमारी पृथ्वी ने 5 आइस एज देखे हैं, जिसकी डेट का हम आज एक्यूरेट अंदाजा लगा सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पूरी दुनिया को बर्फ से कवर करने, बर्फ पिघलाने और फिर से बर्फ से ढकने पर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो ये घटना 5 बार हो चुकी है। लेकिन आइस एज आया ही क्यों? आइस एज के पीछे क्या वजह है? इसके बारे में बहुत सी थ्योरी है। एक थ्योरी के हिसाब से माउंटेन रेंज में हलचल होने की वजह से क्लाइमेट में चेंज आया। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि आइस धरती का नेचुरल वातावरण है, जिसमें ज्वालामुखी फटने से बदलाव आया। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ एक आइस एज को एक्सप्लेन करती है, ना कि 5 को। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में एक सर्बियन साइंटिस्ट मिलुटिन मिलेनकोविक ने सोलर सिस्टम में धरती की पोजीशन को स्टडी किया और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल ताकत का प्रभाव पृथ्वी की धुरी पर पड़ता है। मिलेनकोविक ने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कुछ ज़्यादा ही झुक जाता है, जिससे इसे नॉर्मल से ज़्यादा सोलर रेडिएशन मिलता है। पृथ्वी के हेमिस्फेयर में आने वाले बदलाव के चलते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, जिससे पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढक गई थी। व्लादिमीर कोपन, जो एक रशियन मीटियोरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस थ्योरी में एक कंडीशन जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि एब नॉर्मल टिल्ट की वजह से धरती गर्मियों के मौसम में भी उसकी ठंड बढ़ जाती थी। ये उस तरह की गर्मी थी जिसमें इतनी गर्मी नहीं होती है कि पूरी बर्फ को ढका सके। गर्मियों के बाद भी धरती के कुछ ऐसे हिस्से बर्फ से ढके रहे, जिससे बर्फ को आने वाली सर्दियों में भी टिके रहने में आसानी हुई। साल दर साल इसी तरह बर्फ के ऊपर बर्फ की परतें जमा होती रही, जब तक कि पूरी पृथ्वी बर्फ से नहीं ढक गई और इस तरह आया आइस एज। देखा आपने, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। मान लो आपने अपनी एनुअल सैलरी का 10% इंडेक्स फंड में जमा करना शुरू किया और आपकी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगले साल आपके पास आपकी सैलरी का 10% इंटरेस्ट के साथ होगा। फिर आप 2022 यानी 2022 तक अपनी सैलरी का 10% जमा करते गए। हर साल आप 10% जोड़ रहे हो और हर साल आपका 10% रेट भी ग्रो हो रहा है। और अगर इस पैसे को अगले 10 साल तक नहीं निकालते हो तो आप मिलियनियर बन जाओगे। आइस एज भी धीरे धीरे बर्फ के जमा होने से आया। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भी यही है, धीरे धीरे पैसा जमा होना। क्या आपको पता है, वॉरेन बफेट सिर्फ 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करते आ रहे थे। उन्होंने कभी भी अपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं निकाला। उन्होंने कई सालों तक ये पैसा जमा होने दिया और जब वो 89 के हुए तो उनके पास 84.5 बिलियन था। ये उनके डिसिप्लिन और 8 दशकों के कंपाउंडिंग का नतीजा था। अगर आप कैलकुलेट करें तो वॉरेन बुफे ने अपने 50वें जन्मदिन के बाद ही 84.5 बिलियन कमाया। ये सब कंपाउंडिंग के पावर का कमाल है। इस इक्वेशन के बारे में सोचो, 8 को हम 9 बार जोड़े तो केवल होता है 72।
और लेकिन जब हम 8 को 9 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है वो 1,34,02,17,728। तो देखा आपने कितना फर्क है। वॉरेन बफेट जब 20 या 30 के थे तो वो अपने पैसा यूं ही नहीं खर्च करते थे और 60 से 70 का होने तक इन्वेस्टिंग नहीं छोड़ी। वो लगातार इन्वेस्ट करते गए। उन्होंने 25 सालों तक पैसा जमा किया। वॉरेन बफेट की दौलत पर कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। फिर से बता दें आपको कि 84.5 बिलियन है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया है और 89 का होने पर भी वो इन्वेस्टिंग करते रहे। अगर कंपाउंडिंग पर सच में कोई किताब लिखी जाए तो उसका मतलब ये होना चाहिए, शट अप एंड वेट। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का लास्ट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, अमीर होने और अमीर बने रहने के बीच का फर्क। अमीर बनने के लिए कई तरीकों हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलिए तो ये बात हम इन दो इन्वेस्टर्स की कहानी से सीखते हैं। जेसी लिवरमोर अपने टाइम का बेस्ट स्टॉक ट्रेडर्स में से एक था। वो 1877 में पैदा हुआ था, जब दुनिया को पता भी नहीं था कि ट्रेडर्स कोई भी बन सकता है। उससे पहले ही उसने खुद को एक ट्रेडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था। 30 साल की उम्र में ही जेसी ने $100 मिलियन कमा लिए थे। 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया और उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया और यही न्यूज पूरी तरफ छाई हुई थी। 29 अक्टूबर 1929 के दिन जेसी का परिवार घर पर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसके आने की राह देख रहे थे और उसकी मदर इन लॉ बेडरूम के अंदर बैठकर रो रही थी। जेसी घर पर पहुंचा तो वो शॉक में था, पर इसलिए नहीं कि उसका दिवालिया निकल चुका था। उसने अपनी वाइफ को पूरी बात बता दी। हुआ यूँ था कि जेसी ने शर्त लगाई थी कि स्टॉक मार्केट नीचे आएगा और उसका अंदाजा एकदम सही निकला और वो करोड़पति बन गया। उस दिन अक्टूबर 29 को उसने $3 बिलियन पैसे कमाए थे। जब हर कोई ये शर्त लगा रहा था कि स्टॉक के रेट ऊपर जाएंगे, तो उस वक्त जेसी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि स्टॉक मार्केट नीचे गिरेगा। बस फिर क्या था, वो शर्त जीत गया और रातों रात बिलियनियर बन गया। पर अब्राहम जर्मेंस्की के साथ कुछ अलग किस्सा हुआ। अब्राहम एक अमीर रियल एस्टेट डेवलपर था। 1920 के दौरान वो मिलियनियर बन चुका था। बाकी ट्रेडर्स की तरह अब्राहम ने भी काफ़ी शर्त लगाई थी। फिर स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ता रहा। स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ दिनों बाद ही अब्राहम गायब हो चुका था। दरअसल उसने भी सुसाइड कर लिया था। अब फिर से जेसी लिवरमोर पर आते हैं और उसकी स्टोरी पूरी करते हैं। 1929 के क्रैश के बाद जेसी ओवर कॉन्फिडेंस और अनस्टॉपेबल हो गया था। वो एक के बाद एक बड़ी बड़ी शर्तें लगाता चला गया और जीतता गया। जेसी को लगा कि वो यूं ही हमेशा जीतता रहेगा, लेकिन 1933 में उसने स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जेसी भी कुछ दिनों के बाद गायब हो गया। उसने खुद की जान ले ली। जो चीज़ अब्राहम के साथ हुई थी वही 4 साल बाद उसके साथ भी हुई। अब्राहम की तरह वो भी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। तो देखा आपने, दोनों आदमी अमीर बन गए थे पर अपनी अमीरी बरकरार नहीं रख सके। पैसा कमाना एक बात है, पर उसे बनाए रखना अलग चीज है। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, रिस्क लेने पड़ेंगे, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक बनाना पड़ेगा। लेकिन पैसे को बनाए रखने के लिए अपने आप को हम्बल बनाना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी वक्त, किसी भी सेकंड आपकी सारी दौलत छिन सकती है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। यहाँ कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी आप एकदम टॉप पे आओगे तो कभी एकदम बॉटम पर। पैसे को बनाए रखने के लिए आपको सोच समझकर पैसे का इस्तेमाल करना सीखना होगा। और ये भी एक फैक्ट है कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, पर इसे कमाने में किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। जिंदगी में हमेशा याद रखो कि सक्सेस हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। लाइफ में हार भी मिलेगी और नाकामयाबी भी। बीते कल की सक्सेस आने वाले सुनहरे कल की गारंटी नहीं दे सकती। अब हम वॉरेन बफेट के पास वापस चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने 70 साल से अपनी वेल्थ कैसे मेंटेन करके रखी है। उन्होंने अपना पैसा 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया
और एक दशक से भी ज़्यादा तक कंपाउंड होने दिया और 89 की उम्र में भी उनके पास 84.5 बिलियन थे। वॉरेन को इन्वेस्टिंग आती थी। उन्हें पता है कि इन्वेस्टिंग के लिए कौन सी कंपनीज बेस्ट रहेंगी। उन्हें ये भी पता है कि सबसे सस्ते स्टॉक्स कौन से हैं और वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजर्स को भी जानते थे और इस तरह से वो एक अमीर आदमी बने। लेकिन वॉरेन ने अपनी वेल्थ कुछ इस तरह से बनाए रखी। वो किसी के बहकावे में नहीं आए। उन्होंने 14 रिसेशंस झेल लिए पर कभी भी घबरा कर अपने स्टॉक्स नहीं बेचे। उन्होंने अपनी रेपुटेशन दांव पर नहीं लगाई। उन्होंने खुद को किसी एक स्ट्रेटजी, एक ओपिनियन या एक पासिंग ट्रेड तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने कभी क्विट नहीं किया और ना ही रिटायर हुए। 65 साल के बाद भी वो कंपाउंडिंग करते रहे और इस तरह वॉरेन बफेट सरवाइव कर गए। अब आते हैं इस किताब के कंक्लूजन पर। आपने इस किताब में उस यंग टेक जीनियस की कहानी पढ़ी जिसने $1000 गोल्ड कॉइन समुद्र में फेंक दिए थे। आपने इस किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी पढ़ी जिसने एक मामूली सा चौकीदार होने के बावजूद 8 मिलियन दान कर दिए थे। आपने हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रिचर्ड फ्यूस्कॉन के बारे में भी पढ़ा जिसने 2008 के क्राइसिस में सब कुछ गंवा दिया था। आपने इस किताब में रजत गुप्ता की कहानी भी पढ़ी जिसके पास 100 मिलियन होने के बाद भी $1 बिलियन और चाहिए थे। इस बुक में आपने जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मेंस्की की कहानी भी सुनी। इसमें से दोनों के $3 बिलियन कमाया करता था जबकि दूसरा अपना सारा पैसा गंवा बैठा। बाद में दोनों ने सुसाइड कर लिया था। आखिर में आपने इस बुक में वॉरेन बफेट के बारे में भी पढ़ा। तो इन सारे लोगों में से आप किसके जैसा बनना चाहोगे? याद रखो कि जिंदगी में रेपुटेशन, फ्रीडम, फैमिली, प्यार और खुशी ही सबसे कीमती चीज है जो पैसे, पावर और फेम से कहीं बढ़कर है। याद रखो ये दुनिया गोल है और हार और जीत जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं। अमीर बनने के कई सारे तरीके हैं पर अपनी अमीरी बरकरार रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसलिए हम्बल बनो, पैसे की वैल्यू को समझो और जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं उनके साथ वक्त गुजारो क्योंकि परिवार और सच्चे दोस्त ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है।